नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं श्याम सुंदर। भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 की धारा सभी नागरिकों को बोलने की आज़ादी देती है, लेकिन संविधान बोलने की सीमा भी तय करता है। कई ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी पर पाबंदी हो सकती है। मसलन अगर कोई बात भारत की एकता या अखंडता को खतरे में डाले या फिर किसी मित्र देश के साथ रिश्ते खराब कर दे। इसी तरह सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली बात कहने की आज़ादी भी संविधान नहीं देता। इस मामले में आईपीसी के तहत बाकायदा सज़ा का प्रावधान है, लेकिन इसके बावजूद हेट स्पीच यानी ऐसे भाषण जो सामाजिक सौहार्द को खतरे में डालते हैं बार बार सामने आते हैं। और अफसोस की बात यह है कि शायद ही ऐसा कोई मामला हो जो ये नज़ीर पेश करे कि सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द से खिलवाड़ करने वाले की कानून खबर लेगा। क्या कारण है कि इस तरह के मामले में कानून अपना काम नहीं कर पाता है? चर्चा करेंगे आज देश देशांतर में। और मेरे मेहमान हैं प्रोफेसर सुधीश पचौरी, सामाजिक और राजनीतिक मामलों पर लगातार लिखते रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राशिद अलवी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन चर्चा अभी शुरू करते हैं। राशिद अलवी साहब, आपके साथ ही शुरू करेंगे कि हेट स्पीच का मामला एक बार तोगड़िया साहब ने फिर जिसके लिए वो जाने जाते हैं वो कारनामा करके दिखाया है। उनके खिलाफ मामला दर्ज होने में समय लगा, उनकी गिरफ्तारी की मांग हो रही है, लेकिन अभी तक ऐसा हो नहीं पाया है। क्या कारण है कि बार बार हेट स्पीच के मामले सामने आते हैं और जिन पर यह आरोप होता है वो साफ बच जाते हैं, कानून इन मामलों में अपना काम नहीं कर पाता है? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि उनके खिलाफ यकीनन कार्रवाई होगी। कभी कभी ऐसा होता है, स्टेट गवर्नमेंट्स की कुछ मजबूरियां हो जाती हैं। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट से मुताल्लिक है। मुझे वहां की तमाम हालात मालूम नहीं है कि क्यों अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई जल्द अज जल्द होनी चाहिए और मुझे यकीन है कि जल्द अज जल्द होगी। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि कुछ लोग, कुछ राजनीतिक दल सियासी फायदा उठाने के लिए इस तरीके का काम करते हैं, चाहे हैदराबाद में हो या ये महाराष्ट्र के अंदर हो। और इससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनके साथ लोग खड़े हो जाते हैं, उनके समर्थन में राजनीतिक दल खड़े हो जाते, पॉलिटिकल लोग खड़े हो जाते। ये उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये देश एक ऐसा देश है जिसमें बहुत मजहब, बहुत धर्म, बहुत जबानें, बहुत सोच, बहुत विचार वाला एक देश है। और ये देश हमारे पूर्वजों ने बहुत मुश्किल से इकट्ठा करके रखा है। ये बात मैं बहुत बार कहता हूं। दुनिया का नक्शा अगर आप उठा के देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि हमेशा एक सा रहे जी। नक्शे की लकीरें बदलती रहती हैं, मुल्कों की सरहदें बदलती रहती हैं। मुल्क वही इकट्ठा रहता है और मजबूत रहता है जिसके रहने वाले लोग एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ रहते हैं। अगर ये बात समझ में आ जाए तो शायद इस तरीके के वाकयात पेश ना हो। अभी 65 साल पहले ही तो इस मुल्क के 2 टुकड़े हुए हैं जी। और इसी नफरत की आंधी ने 2 टुकड़े किए थे जी। हमें उससे सबक हासिल करना चाहिए। जी राशिद अलवी जी, मैं लौटूंगा आपके पास। के अंदर कोई जगह नहीं है। जी जी, मैं लौटूंगा आपके पास। सुधीश पचौरी जी, कितने अफसोस की बात है कि जो लोग नफरत की राजनीति करते हैं उनके सामने स्टेट मजबूर है, राज्य सरकारों की मजबूरियां होती हैं कि कानून व्यवस्था खराब हो जाएगी अगर उनको गिरफ्तार किया जाएगा। उस नफरत जो पूरे सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए खतरा है। राशिद अलवी साहब खुद कहते, उन्होंने अभी याद दिलाया कि नफरत की आंधी के चलते ही इस देश के 2 टुकड़े हुए थे, बंटवारा हुआ था और इसीलिए संविधान में इस तरह का प्रावधान किया गया है। वैसे में ये मजबूरी सरकार की जो कही जाती है, ये कितने हजम करने वाली बात है? ये बिल्कुल नहीं हजम होती साहब। पहली बात तो ये कि तोगड़िया पहली बार ऐसा नहीं बोले हैं। ये बात अपनी जगह है कि वे बहुत दिन बाद बोले हैं और जो वो बोले हैं वो ऐसा है कि जिससे बू आती है, घृणा की बू आती है। उससे पहले अकबरुद्दीन साहब भी बोले हैं हैदराबाद में और उन्होंने भी लगभग आग लगाने वाली भाषा में बात की थी।
वे इंसान की तरह से नहीं बोले थे, हैवान की तरह से बोले। ये भी हैवान की तरह से बोले हैं। पढ़े लिखे लोग हैं, कोई ना पढ़ लोग नहीं हैं। इनको ये मालूम है कि घृणा से घृणा कैसे फैलाई जाती है। तो ये घृणा के सौदागर हैं जी। तो जो घृणा का बिजनेस करने चला है और उस बिजनेस से अपनी राजनीति को फलते फूलते देखने का इरादा रखता है, सवाल ये उठता है कि इस बिजनेस का लाइसेंस किसने दे दिया? जी। ये सिर्फ अभिव्यक्ति की आज़ादी का प्रश्न तो है ही कि वो आज़ादी यदि दूसरे के मन में घृणा पैदा करे, दूसरे के मन में सौहार्द को कम कर दे, असहिष्णुता पैदा करे, एक दूसरे को लड़ने पर आमादा कर दे समुदायों को, वैसी भाषा वर्जित है। और जो वर्जित है उसे वर्जित किया जाना चाहिए। अगर बोलने से नहीं रोक सके, अरे अब आके रोक लो। अकबरुद्दीन साहब को भी बहुत दिन बाद में कहीं जाकर के कानून का शिकंजा उन तक पहुंचा जी। और वे बड़े जल्लूस के साथ में गिरफ्तार हुए साहब जी। इसी तरह से तोगड़िया साहब जब तक उतना अपना माइलेज नहीं ले लेंगे मीडिया से जी, तब तक उन पर कोई हाथ नहीं डालेगा। मैं एक और बात कहूंगा, इस देश में घृणा फैला करके राजनीति करने की परंपरा रही है। हमें इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। जब जब चुनाव आए हैं, साल भर पहले से ही एजेंडा सेट होने लगता है कि हमें फिरके वाराना भाषण दे करके एक कास्ट को या एक कम्युनिटी को पूरा का पूरा निंदात्मक स्तर पर उससे बदलाखोर भाषा में बात करना, संबोधन करना, ताकि उसका भी खून उबले और एक तरह का कम्युनल विभाजन पूरे देश में हो जाए। ये साजिश चलती है जी। ऐसे में अगर स्टेट्स अपना काम पूरा नहीं करेंगे, तुरंत हल्ला नहीं बोलेंगे, पुलिस, देखिए राजनीतिक मुश्किलातें होती हैं, जैसा कि राशिद साहब ने कहा, बिल्कुल ठीक बात है साहब, लेकिन वो मुश्किलात को अगर न रोकेंगे तो ये मुश्किलें और बढ़ जाएंगी, क्योंकि वो पूरे देश में आग लगाने का काम करते। कल को इस पर प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाएगी। किसी भी सरकार और राजनीतिक दल के लिए वो परीक्षा की एक जमाना था कि विनय कटियार साहब बोला करते थे, फिर शिवसेना के बाल ठाकरे साहब बोला करते थे, आज भी राज ठाकरे साहब उसी तरह से बोलते हैं जी। फिर दिल्ली में जो बजरंग दल के कुछ लोग थे बोला करते थे, और ये जय भगवान गोयल साहब बोला करते थे, बिल्कुल उस भाषा में बात करते थे कि अभी हिसाब किताब तय हो जाएगा। मैं समझता हूँ इनको ना ट्रेडिशन मालूम है, ये बिजनेस करते हैं घृणा का जी। और मैं ये कहूँगा कि घृणा का बिजनेस घृणा को ही उत्पादित करता है जी, जी। और इसलिए इनके भी हित में नहीं है। तोगड़िया साहब पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, मामूली आदमी नहीं है जी। वो पढ़ा लिखा आदमी जब ये बातें कहता है तो जानबूझ के ये बात कहता है कि इसका रिएक्शन क्या होगा जी। इसलिए मेरा निवेदन ये होगा कि सरकारों को अपना काम करना चाहिए और साथ में तोगड़िया साहब के समर्थन में जो खड़ा हो उसे एक बार समझना चाहिए। अकबरुद्दीन साहब के समर्थन में जो खड़ा है उसको एक बार समझना चाहिए कि ये मुल्क सहनशीलता का मुल्क है, गांधी का मुल्क है ये जी। गांधी ने सोहरावर्दी के वक्त में भूख हड़ताल करके उस तक का दिल पिघला दिया था और कहा था कि हाँ हम हथियार डालते हैं। सारे नौजवानों ने कलकत्ते में हथियार डाले थे। मेरा कहने का मतलब यह है कि आज बड़ा नाजुक वक्त है देश का, 2014 के बाद भी भारत है जी। हमें यह सोचना चाहिए कि 2014 पर ही सारा प्राणपण से हम लग जाएं, 2014 के बाद भी जो भारत है, चुनाव जीतने के लिए आप देश का भविष्य दांव पर नहीं लगा सकते हैं। इस चर्चा को और आगे जारी रखेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद हमारे एक और मेहमान विष्णु नागर जी हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर नफरत की राजनीति करने वाले, सांप्रदायिक सौहार्द से खिलवाड़ करने वाले कानून से कैसे बच जाते हैं। विष्णु नागर जी, आपके आने से पहले राशिद अलवी साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हमने सवाल किया। उन्होंने कहा कि कई बार सरकार की मजबूरी होती है, लॉ एंड ऑर्डर का खतरा, बिगड़ने का खतरा होता है, इसलिए तोगड़ियाँ हों, ओवैसी हों या फिर राज ठाकरे हों या वरुण गांधी हो, कोई भी इस तरह के जो लोग हैं जो सांप्रदायिक सौहार्द को खतरे में डालते हैं अपनी बातों से, उनके खिलाफ कार्रवाई करने में देर होती है या नहीं की जा सकती है। सुधीश जी इस बात से सहमत नहीं है कि आपको नहीं लगता है कि सरकारें मजबूर नहीं हो सकती? अगर सरकार मजबूर होगी तो फिर सबल कौन होगा, कौन, और अगर कोई पॉलिटिकल रिस्क भी है एक बार की, तो आपको नहीं लगता है कि वो रिस्क लेना चाहिए? बिल्कुल, यही हमारे देश की और हमारे जो राजनीतिक नेतृत्व की समस्या है कि एक बुद्धिजीवी ने जो जयपुर में बोला उस पर तो पुलिस जो है सवार हो गई, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने दखल नहीं दिया होता तो उन्हें गिरफ्तार भी कर ले जाता।
या कोई लेखक बोलता है या कोई और बुद्धिजीवी बोलता है तो आप तुरंत सवार हो जाते हैं। आप जो है सलमान रुश्दी पर तुरंत सवार हो जाते हैं। लेकिन जिसके पास जो है 1000, 2000, 5000 लोगों की फ़ौज है जो उसके लिए समर्पित है, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ते। यानी कानून और व्यवस्था का इस सरकार के लिए भी, यानी इस देश की सरकार ही नहीं, राज्यों की सरकार के लिए भी कोई मतलब नहीं है जी। अगर आप ताकतवर हैं, अगर आप हिंसा फैला सकते हैं, अगर आप जो है लोगों को मरवा सकते हैं, अगर आप में ये ताकत है तो आप महफूज हैं और आपके खिलाफ कुछ नहीं होगा। जी। राज ठाकरे के खिलाफ आज तक कुछ नहीं हुआ। तोगड़िया साहब ने इसके अलावा भी, इसके बाद भी जो है कहा है कि अगर मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो इस देश से जो जिस वर्ग के खिलाफ वो जहर उगलते रहते हैं तो उस देश के लोगों को इस देश के तमाम महत्वपूर्ण पदों पर नहीं रहने दूंगा। जी। है तो इस तरह की बातें वो लगातार बोलते चले जाते हैं और ये सारे धर्मों में इस तरह के लोग हैं। जी। और जनता जो है, कम से कम जनता में समझदारी आई है कि वो इसको बहुत रिएक्ट बहुत नहीं करती, वो समझती है कि ये बेवकूफ़ी है। जी। लेकिन इससे आग भी लग सकती है और लगती रही है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र में 2 जगह ऐसा हो चुका है। जी। तो ये सरकारें अगर ये नहीं समझेंगी और ये सिलसिला क्यों, ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होने वाला अगर इस तरह ये सरकारें डरती रहें, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे अगली जो भी सरकार आएगी वो सरकार हो, अगर वो डरती रही और कार्रवाई नहीं की तो सिलसिला कभी खत्म नहीं होने वाला और इस देश के लिए बहुत खतरनाक है। तो ये अपनी राजनीतिक दृढ़ता अगर नहीं दिखाएंगे और अगर इन मामलों में तुरंत कदम उठाना नहीं शुरू करेंगे तो हमारे देश के लिए एक बहुत खतरनाक हद तक ये ले जाने वाले हैं। और आपको मालूम, जैसा कि सुधीर जी ने कहा, मैं थोड़ा सुन रहा था कि ये चुनाव का मौका है और इस समय जो है तमाम तरह की नफ़रतें फैलाने की कोशिश होगी और उस समय बहुत सख्ती दिखाने की ज़रूरत है और उसके राजनीतिक परिणाम अगर बुरे होते हैं तो कभी तो सहना पड़ेगा आपको। हमेशा ही आप जो है ये इस बात की चिंता करेंगे कहीं इसका परिणाम ये ना हो जाए, इसका परिणाम वो ना हो जाए, तो देश का परिणाम क्या होगा, देश के लिए क्या होगा, इसकी चिंता आपको नहीं है। आपको सिर्फ अपने राजनीतिक हित की चिंता है और वो राजनीतिक हित भी आपका कभी सधेगा नहीं इस तरह से। जी। राशिद अल्वी साहब, आपने हमारे दोनों मेहमानों को सुना। सरकारें मजबूर हों ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है लोकतंत्र में। अगर सरकारें डरें कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब हो जाएगी इसलिए नफ़रत की राजनीति करने की इजाज़त दी जाए, ये तर्क शायद सही नहीं। कहीं ना कहीं हमारे दोनों मेहमान अपनी बात में कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो राजनीतिक स्वार्थ है, जिन लाइंस पर राजनीति होती है हमारे देश में, शायद वो डर है कि वो सरकारें कार्रवाई नहीं कर पाती हैं इस तरह के लोगों के खिलाफ। देखिए, इससे पहले कि मैं अपनी बात कहूं, बहुत वाज़ेह तौर पे मैं कहूंगा कि यकीनन फौरन गिरफ्तारी करनी चाहिए, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। दोनों हजरात जो बैठे हैं उनके जज्बात से मेरे जज्बात अलहदा नहीं, लेकिन यहां मैं एक बात कहूंगा, कानून को एक लम्हे के लिए अलहदा रख दीजिए। ये लोग जो नफरत की जबान बोल रहे हैं, ये क्यों बोल रहे हैं? ये इसीलिए बोल रहे हैं इन्हें जेल भेजा जाए, जेल से इनकी जो फॉलोइंग है, जो पॉलिटिकल लोग खड़े हैं, उनको फायदा हो, चुनाव के अंदर जीतें और सरकारें बनाएं। यहां पे हमारी जिम्मेदारी है जनता को भी यह एहसास कराएं कि ये लोग, इनका असल मकसद क्या है। ये जो नफरत की जबान बोलते हैं, जिनके मुंह से अल्फाज कम निकलते हैं, जहर ज्यादा निकलता है, वो किसी ना किसी फायदे के लिए ये काम कर रहे हैं। सियासी जमातें, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, खड़ी हो जाती। तगोडिया साहब के लिए भी बहुत सारे लोग खड़े हैं, पॉलिटिकल लोग खड़े हैं जी, उनको जस्टिफाई कर रहे हैं। मुमकिन है कल उन्हीं लोगों की सरकार आ जाए जो आज उनको जस्टिफाई कर रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि देश के अंदर हम एक ऐसा माहौल पैदा करें
कि इन लोगों की असलियत भी देश के सामने है। माफ कीजिएगा राशिद अल्वी साहब, आपको माफ कीजिएगा, आपको टोक रहा हूं मैं, है कानून राशिद अल्वी साहब माफ कीजिएगा, टोक रहा हूं मैं आपको। आप जो बात कह रहे हैं कहीं ना कहीं वो डर अभी भी आप उस डर को दिखा रहे हैं कि कल को अगर कानून अपना काम करता है, ये जेल में जाते हैं तो ये हीरो बन जाएंगे, इनको राजनीतिक तौर पर लाभ हो सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर ये तय हो जाए कि कानून अपना काम करेगा, जो भी कानून के खिलाफ काम करेगा उसको सजा मिलेगी, आपको नहीं लगता है कि एक डेटरेंट के तौर पर काम कर सकता है ये कदम? आपकी पार्टी का आदमी भी करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए आप। जी, आप जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं इस तरह। आपकी बात बहुत ठीक है, लेकिन देखिए सरकार अलहदा है, जुडिशरी अलहदा, अदलिया अलहदा है। सरकार गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश कर सकती है जी, सजा देना ना देना अदालत का काम है, लेकिन एक पॉलिटिकल स्टूडेंट की हैसियत से, सियासी तालिब इल्म की हैसियत से, अपने तजर्बे की बुनियाद पे मैं कह सकता हूं कि कोई आदमी सियासी तौर पे गुनाह करके भी गिरफ्तार होता है, कहीं ना कहीं उसे फायदा भी पहुंच जाता है। और आपने देखा तो है कि अयोध्या के अंदर क्या हुआ था। जी राशिद अल्वी साहब लौटेंगे आपके पास। सुधीश पचौरी जी, 6 साल जी सुधीश पचौरी, 6 साल सरकार नहीं आई थी बीजेपी की? जी जी, ये तो सब जानते हैं। जी राशिद अल्वी साहब, आपकी टिप्पणी पर सुधीश पचौरी जी कुछ कहना चाह रहे। जी सुधीश जी। देखिए राशिद साहब महासचिव हैं, मैं उनसे कोई बहस नहीं कर सकता, मैं पढ़ने लिखने वाला आदमी हूँ, मैं राजनीति का आदमी हूँ नहीं, मगर 2 बातें उनकी बातों से निकल के आ रही, मैं सिर्फ एनालिसिस कर रहा हूँ और उनके खिदमत में पेश कर रहा हूँ। एक तो ये कि अगर कोई आग लगाने वाला मिट्टी का तेल डालता और माचिस लगाता घूमने के चक्कर में हो तो आप बही खाता लेकर नहीं बैठते राजनीति का, आपको पहले उसको रोकना होता है। दूसरा, कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी कही जाती है और वो सेकुलर पार्टी है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो स्टेट को इंश्योर करे कि वो सेकुलर स्पेस को रक्षित करे, उसकी हिफाजत करे। सेकुलर स्पेस की हिफाजत इस तरह से नहीं हो सकती कि मैं इधर बाजू बचूं और इधर बाजू बचूं, इधर का कोना बचूं और उधर का कोना बचूं, बीच में से निकल जाऊं। ये जो बीच की जगह है, जो सेकुलर जगह है, जिसमें संवाद होता है, जिसमें परस्पर मतभेदी लोग भी आकर के बैठ कर के एक मत होकर के निकलने की कोशिश करें, वो बीच का स्पेस खत्म हो रहा है। इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू जब आते हैं, जब घृणा आती है, तो प्रेम का या संवाद का जो रास्ता है वो संकरा हो जाता है। स्टेट का ये काम है, वो शपथ है स्टेट की, चीफ मिनिस्टरों की शपथ है, और दोनों स्टेट्स में कांग्रेस की गवर्नमेंट है। उनके तर्क में एक कमजोरी जो लगी मुझे, ये लगी कि वे अभी से डरे हुए हैं। जी देखिए, मैं ये बात कहूंगा कि संसद की उन बहसों में जब यहां अन्ना हजारे साहब बैठे हुए थे और वो लोकपाल की बात कर रहे थे, तो संसद में बड़ी गर्म बहस थी, जहां राहुल गांधी भी बोले थे। वहां लालू यादव ने यह कहा था कि सत्ता चलती है पावर से, सत्ता चलती है ताकत से। आप अलग बैठे रहें और उसको सिर्फ इसलिए बेनिफिट ऑफ डाउट दे दें या लाभ दे दें माइलेज का कि साहब अगर वो अंदर हो गया तो उसको, वो तो नेता बन के आ जाएगा और वो तो जेल से भी जो बाहर आ जाएगा और उसके पीछे पता नहीं कितनी ताकत खड़ी हो जाएगी। माफ कीजिएगा, हिटलर के निर्माण में ऐसे छोटे छोटे हिटलरी काम बहुत सारे थे जी, और वहां की गवर्नमेंट ने उनको वक्त पर रोका नहीं, वो पूरी तरह से माइलेज लेते रहे। जरूरी नहीं है कि अकबरुद्दीन या तोगड़िया साहब ही नायक बन करके आए, बहुत सारे छोटे छोटे हिटलर घूम रहे हैं, वे सारे इकट्ठे होकर के जो वातावरण बनाएंगे उसमें एक ताकतवर आदमी ऊपर आने की कोशिश करेगा। अगर स्टेट अपनी शक्ति से, जो जनवादी शक्ति है उसकी, उससे उनको सीमित नहीं करती, कंट्रोल नहीं करती, तो वो डिकंट्रोल हो जाएंगे और तब आपके पास में वक्त नहीं होगा। जी विष्णु नागर जी, आप टिप्पणी करना चाहते हैं? लेकिन जो जी मैं एक छोटा सा सवाल और आपसे, सुधीश पचौरी जी ने जिस बात का जिक्र किया कि आज अगर
आसाम में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट बनता है, वहाँ अजमल साहब हैं, वो एक ख़ास किस्म की राजनीति कर रहे हैं, मुसलमानों की को कह रहे हैं कि वो उनके प्रतिनिधि हैं, या जो ओवैसी साहब जो करने की कोशिश कर रहे हैं, या केरल में कुछ पार्टी जो करने की कोशिश कर रहे हैं। इस देश में इससे पहले बहुत लंबे वक्त तक मुसलमानों ने कभी मुस्लिम लीग को अपनी पार्टी नहीं माना, या ये नहीं माना कि मुसलमान ही उनको रिप्रेजेंट कर सकता है। ये जो असर्शन है एक तरह से फिर नए सिरे से, या जो दलितों को एक खास पार्टी रिप्रेजेंट करेगी, कहीं ना कहीं जो एक तरह से कांग्रेस या वो पार्टियां जो सेकुलर राजनीति की जिम्मेदारी लेती हैं, उन्होंने उन आकांक्षाओं पर कहीं ना कहीं उनसे उनका फेलियर हुआ है, तब ये राजनीति को बढ़ावा मिल रहा है। बिल्कुल, आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। अगर गणेश शंकर विद्यार्थी डरे होते और अपनी जान की बाजी नहीं लगाते और इसी तरह के समीकरणों पर सोचते रहते, तो आज ना देश आज़ाद होता ना कांग्रेस जिंदा होती। अगर आपको मालूम है कि आज़ादी के बाद जब विभाजन हो गया था भारत का, तो किस तरह का वातावरण यहाँ पर था, और अगर उस समय के हमारे नेताओं ने तगड़ा हस्तक्षेप नहीं किया होता तो आज न देश का संविधान जो है सेक्युलर होता, न सेक्युलरिज्म का इस देश में नाम होता, और अगर कांग्रेस ने उस समय की कांग्रेस ने हथियार डाल दिए होते तो आज ये जो तोड़िया साहब जो राष्ट्र बनाना चाहते वो बन चुका होता। जवाहरलाल नेहरू तो या उनके ऊपर दबाव नहीं, उस परंपरा से जुड़े हुए हैं, इनको इस तरह की बात कहना मुझे लगता है कि शोभा नहीं देता इनकी पार्टी को। जी, क्योंकि ये अपनी बात नहीं कह रहा, अपनी पार्टी की बात कर रहा है। एक मौका दिया। राशिद अल्वी जी, हमारे दोनों मेहमान सख्त आपत्ति करते हैं आपने जिस तरह से रिएक्ट किया है। मेरे ख्याल से मेरी दो बातों को एक साथ मिला के दोनों हजरात देख रहे हैं। मैं आपके साथ हूं, तगोडिया साहब गिरफ्तार होने चाहिए, कानून को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हैदराबाद के अंदर जो कुछ हुआ है, वो गिरफ्तार हैं, उनकी जमानत नहीं हुई, उनको भी सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इस देश में नफरत के लिए कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं दूसरी बात भी कह रहा हूं कि ये नफरत फैलाने वाले लोग पूरी साजिश करते हैं। जो बात आप कह रहे हैं कि सियासी फायदा उठाने के लिए 2014 का चुनाव आया है, इसलिए ये सारी हरकतें हो रही हैं, तो यहां हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि हम इस नजरिए से भी देखें कि जनता को बेवकूफ बनाना, जनता के जज्बात के साथ खिलवाड़ करना, धार्मिक बात करना, मजहबी जज्बात को भड़काना और फायदा उठा लेना, जी हम जेल जाएंगे। आपने अभी कहा, लेकिन राशिद अल्वी साहब जो मशवरा आपको सुधीश पचौरी जी ने दिया है, खास तौर पर कि इस माहौल में, खास तौर पर इस माहौल में सेक्युलरिज्म की जो लड़ाई है, वो जो जिम्मेदारी है, वो खास तौर पर आपकी पार्टी पर वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि धर्मनिरपेक्षता वो उसको बचाना है, उस स्पेस को बचाना है, और संविधान की रक्षा करना सरकार का पहला काम होता है। ये चुनावी समीकरण देखना पहला काम नहीं होता। राशिद जी, सुधीश जी एक छोटी सी बात कहना चाह रहे हैं, आपकी बात जारी रहेगी। मैं आपके हुजूर में छोटी सी बात अर्ज करना चाहता हूं, जरा सुन लें। मैंने ये गांधी फिल्म में देखा जो अटनबरो की है। कलकत्ते में एक छत पर महात्मा गांधी अनशन पर बैठे हैं कि दंगा बंद हो जाए, और नीचे पूरे शहर में दंगा चल रहा है। नेहरू आते हैं, गाड़ी से उतरते हैं और सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते चले जाते हैं कि इस बीच में, उस भीड़ में से कोई ये कहता है कि गांधी को मारो। नेहरू जी उस सीढ़ी से उसी वक्त नीचे उतर के आते हैं, भीड़ के ठीक बीच में घुस जाते हैं और कहते हैं, कौन बोला तुम में से, मारो, मुझे मारो। मेरा कहना यह है सर कि सेकुलरिज्म होते भी दिखना चाहिए। सेकुलरिज्म अगर घर बैठ करके डर डर के ये काम करेगा, कैलकुलेट करता रहेगा कि मेरी सीटें कहाँ कम हो जाती हैं, कहाँ ज़्यादा हो जाती हैं, वो सेकुलरिज्म नहीं है, वो वही खाता है सेकुलरिज्म का। आप सेकुलरिज्म को एक तरह से, आपका संकल्प है सेकुलरिज्म। कांग्रेस की और देश के तमाम फिरके देखते हैं कि ये कम से कम एक सेंट्रलिस्ट पार्टी है जो तमाम लोगों को इंक्लूड करके चलती है। ऐसे में जो एक्सक्लूड करने की राजनीति कर रहे हैं, उनके सामने आपके किसी न किसी व्यक्ति को, जो कानून है उसको, आपके यहाँ दो राज्य सरकारें, दोनों जगह कांग्रेस सरकार है, आखिर कहीं तो उनको हरकत होनी चाहिए। सुधीश जी, बहुत कम समय बचा है। राशिद अल्वी जी, संक्षेप में आपकी टिप्पणी। देखिए,
मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूं, दोनों जगहों पे कानून अपना काम करेगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूं। और कई दिन से लगातार हम चैनल पे ये बात कह रहे हैं, बिल्कुल इसमें कहीं कोई शुबा नहीं, आपके साथ खड़ा हूं कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जी। और मुझे नहीं मालूम मेरे किस जुमले से आपको यह एहसास हुआ कि हमारे अंदर सेक्युलरिज्म में यकीन कमजोर हो रहा है। हम सेक्युलरिज्म की ही लड़ाई लड़ रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि अगर सेक्युलर देश कमजोर होता है तो देश को इकट्ठा रखना मुश्किल हो जाएगा। मैं तो इस बात से अलहदा सिर्फ अपनी दूसरी बात यह कह रहा था, हम सबकी जिम्मेदारी है कि जो जनता इनके कहने में आ जाती है, जिनके जज्बात से ये खिलवाड़ करते हैं, हमें वहां पर भी जाके जनता को समझाना चाहिए कि ये सियासी चाल है, ये सियासी फायदे के लिए किया जा रहा है जी। ये तो आपने देखा है ना जी। कि जो कुछ अयोध्या के अंदर हुआ था, उसके बाद 6 साल सरकार आई और आज एक बार फिर वो दोबारा वही जबान, वही अंदाज, इस गलतफहमी में कि शायद दोबारा फिर इख्तदार उनके हाथों में आ जाए जी। तो हमें इसके लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और यकीनन ये देश सेकुलर देश है और अकेला रास्ता देश को मजबूत करने के लिए सेक्युलरिज्म से होकर ही राशिद अलवी जी, माफ कीजिए, विष्णु नागर जी, समय की पाबंदी है, अगला कार्यक्रम शुरू होना है, इसलिए इस कार्यक्रम को अभी राशिद अलवी जी की इसी टिप्पणी के साथ यहीं विराम देना पड़ेगा। कुल मिलाकर हमारे तीनों ही मेहमान ये मानते हैं कि किसी को भी भारत के सेकुलर इमेज के साथ, जो सेकुलर राजनीति है उसके साथ खिलवाड़ करने का कोई हक नहीं है और कतई ये संदेश नहीं जाना चाहिए भारत के नागरिकों में या किसी भी वर्ग में कि कानून असहाय है किसी व्यक्ति के सामने या किसी समूह के सामने। कानून अपना काम करेगा और ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जब कानून ने अपना काम किया है और लोग ऐसे व्यक्तियों को छोड़कर कानून और संविधान के साथ और एक सांप्रदायिक सौहार्द के साथ खड़े हुए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ देश देशांतर को आज यहीं विराम देते हैं। कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।